Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Alwa Duban Sahibganj, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to discuss the classification of enzymes. बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन ये मान के चलिए कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में इस बार फाइनल एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन से मतलब कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। आप एक बार उसका नोमेनक्लेचर छोड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ एंजाइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम में इसके रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमने सीधा उस दिन बताया था आप लोगों को ओथ लिल बताया था, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि बताया था आपको ओथ लिल, OTHLIL ना। तो जैसे बोलते हैं, अगर बोले होंठ लाल तो इसको बोले होंठ लिल, तो OTHLIL। तो ये क्या हो गया, आपके 6 हो गए। तो अब इसमें 6 के नाम आपको पूरा दिए हैं, तो यही आपके जो है क्लासिफिकेशन में यही सारे रहेंगे, इन्हीं का नाम रहेगा। अब इसको डिटेल क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर साथ में उसका एग्जाम्पल भी देंगे कि कौन सा एंजाइम किस क्लास में आएगा और किस तरीके से कार्य करेगा, उसका एक रिएक्शन भी देंगे। तो अभी हम जैसे ये है कि आपका यहाँ पे पहले सारी हेडिंग याद कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या याद कर लेंगे, सारी हेडिंग्स याद कर लेंगे। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, हमारा ट्रांसफेरेजेज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया, लाइजेज हो गया, आइसोमेरेज हो गया, लाइगेज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम सारा याद कर लेंगे। उसके बाद फिर हम एक एक करके आपका एक एक एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसफेरेज रिलेक्स जो है कि इसका कि क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम अपनी पहले एंजाइम्स के ऊपर चलते हैं, जो हमारी कौन सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या है कि these enzymes are useful for the oxidation and reduction of the substrate, यानी यह सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिड्यूस करते हैं। तो ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये दो इसके एग्जांपल हैं। अब देखिए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कार्य कैसे करता है। तो आप लोग सुने होंगे कि एल्कोहल है, एल्कोहल जो है कि आपका कोफैक्टर NAD की उपस्थिति में एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जब एंजाइम लगेगा तो डिहाइड्रोजिनेज आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, उसमें हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो आप ये देखिएगा कि इथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH, क्या फार्मूला है, C2H5OH। और यहाँ पे जब ये एस्टल्डिहाइड बनेगा तो CH3CHO। ध्यान से देखिए, कार्बन इधर भी 2 हैं, कार्बन इधर भी 2 हैं, यानी कार्बन कम नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन इधर 5 1 6 हैं और इधर हाइड्रोजन 3 और 1 क्या है, 4 है। यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल रहा है और दोनों हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, इधर पे देखिए NAD सिर्फ अकेला है, लेकिन इधर पे क्या है, NADH और प्लस H+ है, यानी 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में निकल रहे हैं। और जो आपका एल्कोहल है वो किस में बदल जा रहा है, आपका एल्डिहाइड में, यानी एस्टल्डिहाइड में बदल जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में हमारा हाइड्रोजन निकल जा रहा है। और हाइड्रोजन का निकलना जो है कि हमारा क्या है कि आपका जो है कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर मैं आपको बहुत बार बताया हूँ आप लोगों की ऑक्सीडेशन 3 प्रकार का होता है, चाहे ऑक्सीजन जुड़े, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे आपका हाइड्रोजन निकले। तो ऑक्सीडेशन कितने टाइप का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। और ऑक्सीडो रिडक्टेज के एग्जांपल हो गए एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। और कि क्या हो गया कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कार्य कैसे कर रहा है, तो एल्कोहल NAD को फैक्टर के साथ जब जोड़ रहा है तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड का एल्डिहाइड बना रहा है और NADH और H+
बनेगा। अगला देख लीजिए हमारा कौन सा है, ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज में देखिए दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ट्रांसफ़र, यानी उसमें क्या करता है, एक ग्रुप ट्रांसफ़र होता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास, यानी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, यानी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे क्या हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एंजाइम्स क्या था, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब जिसके पास 6 कार्बन हो, तो यहाँ पे हेक्सो इसलिए कहने का मतलब है कि 6 कार्बन के ऊपर यूज हो रहा है। और काइनेज मतलब क्या होता है कि ये आपका 80 उसमें फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा हो या निकल रहा हो। तो यहाँ पे ग्लूकोज लिया हुआ है, क्या लिया है, ग्लूकोज लिया हुआ है, और ATP है, ATP है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या है ये आपका, ATP है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और किस में कन्वर्ट हो रहा है ADP, यानी एडिनोसिन डाईफास्फेट, अर्थात एक फास्फेट यहाँ से इस रिएक्शन में आ रहा है। तो ग्लूकोज कहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी जो ATP से एक फास्फेट प्राप्त हुआ वो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे जाके जुड़ जा रहा है, तो वो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है वो कौन सा एंजाइम लग रहा है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इसलिए क्योंकि फास्फेट जुड़ेगा तो काइनेज और 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसलिए हेक्सोकाइनेज। इस यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज भी लिख देंगे तो सही रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हमारे क्या थे, ट्रांसफरेजेस थे। अगला जो है हमारा जो एंजाइम है वो क्या है, हाइड्रोलेज है। तो देख लीजिए ये क्या कार्य करता है, दीज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के हाइड्रोलिसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, और पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब क्या है, पाचक एंजाइम्स हैं। तो जैसे कि हमारा स्टार्च का ये फार्मूला लिखा हुआ है C6H10O5, और यहाँ पे N लिखा हुआ है क्योंकि हमको संख्या नहीं पता कि स्टार्च कितना लिया गया है। और ये वाटर की उपस्थिति में क्या है कि आपका जो इसका वो हो रहा है कि डाइजेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, हाँ, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ये क्या बन जा रहा है आपका, माल्टोज में बदल जा रहा है। क्या बदल जा रहा है, माल्टोज में बदल जा रहा है। और यहाँ पे एंजाइम जो लिया गया है वो क्या है, माल्टेज है। तो इस प्रकार से ये आपका या एमाइलेज भी कह सकते हैं इसको, एमाइलेज भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। तो इनसॉल्युबल स्टार्च से सॉल्युबल माल्टोज में बदल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। यानी और जो जैसे आपका पेप्सिन है ये प्रोटीन पचाने के काम में आता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पचाने के काम में आता है, ठीक है। तो आप ये क्या हो गए, आपके हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल हो गए। अगला है लाइसिस। लाइसिस में देख लीजिए, दीज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी अभी जो हाइड्रोलिसिस क्या था वो टूट रहा था लेकिन जल की उपस्थिति में। लाइसिस भी क्या है, इसमें भी ब्रेक डाउन है लेकिन जल की अनुपस्थिति में। यानी इसमें भी क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल निकलता है सबस्ट्रेट में से लेकिन वहाँ पे जल उपस्थित नहीं होता। तो वो क्या हो गया आपका लाइसिस। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि आपका ये एक पायरुविक एसिड है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्या है आपका एक पायरुविक एसिड है जो आपकी ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में प्राप्त होता है, हमें पायरुविक एसिड प्राप्त होता है जब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है। क्या, डी कार्बोक्सिलेज। तो इसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाता है। तो जहाँ आप यहाँ से CO2 निकाल देंगे, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो ऊपर CH3 था, नीचे क्या बचेगा, CHO बचेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बचा, ऊपर CH3 बचा है, नीचे क्या है, CHO बचा है, और ये CO2 क्या हो गया, निकल गया है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसलिए जो एंजाइम है वो कौन सा है आपका, डी कार्बोक्सिलेज है। और पायरुविक एसिड से किस में बदल जा रहा है आपका, एसिटाल्डिहाइड में बदल जा रहा है। किसकी उपस्थिति में, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो फ्यूमरेज है। फ्यूमरेज के हमने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ डी कार्बोक्सिलेज एक्सप्लेन किया है। अगला जो हमारा जो एंजाइम है वो कौन सा है, वो हमारा आइसोमेरेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, वो हमारा आइसोमेरेज एंजाइम है। दीज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। यानी क्या कहेंगे कि कंपाउंड वही रहेगा लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, उनके जो मॉलिक्यूल के एटम के जो अरेंजमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और उसमें एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर के में वो क्या हो जाएगा,
परिवर्तित हो जाएगा, एक आइसोमेरिज्म से दूसरे आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें तो ये भी आपको ग्लाइकोलिसिस में ही मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। वहाँ इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज शुगर टू केटोज शुगर। इसमें क्या है, एल्डोज शुगर से कीटोज शुगर में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, कीटोज शुगर इन अ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, किस एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और किस में बदल जा रहा है, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। लेकिन यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि एटम का अरेंजमेंट बस बदल जा रहा है, बस बाकी मॉलिक्यूल वही रह रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है, आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट था और आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में बदल जा रहा है। तो ध्यान से सुन लीजिए, दीज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट तो था लेकिन उनका पुनः अरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, एक यौगिक के में जो है अणुओं का जो रीअरेंजमेंट हो जा रहा है और एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में वो बदल जा रहा है। तो ये आपका आइसोमरेज हो गया। अगला जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो क्या है, आपका लाइगेजेज है। लाइगेजेज देख लीजिए क्या है, दीज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द केमिकल ग्रुप बाय द कंडेंसेशन एंड एनर्जी यूज बाई एटीपी। इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा। तो दिस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द केमिकल ग्रुप, यानी दो केमिकल ग्रुप के बीच में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बॉन्ड। किस विधि के द्वारा, कंडेंसेशन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा जुड़ता है, कंडेंसेशन विधि के द्वारा जुड़ता है। और जब ये जुड़ते हैं बॉन्ड आपस में तो उसमें जो एनर्जी का उपयोग होता है वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमको मिलती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से वो एनर्जी मिलती है। ध्यान से सुनिए, दीज एंजाइम्स आर यूज इन CS बॉन्ड को जोड़ने में, CN बॉन्ड को जोड़ने में, CC बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका उपयोग होता है। तो ये क्या हो गया, लाइगेजेस हमेशा, ध्यान से देखिए, लाइगेजेस हमेशा जोड़ने के काम में आते हैं। दो है, L से 2 एंजाइम है, लाइगेजेस हमेशा क्या होते हैं, जोड़ने के काम में आते हैं, और लाइगेजेस हमेशा क्या होते हैं, तोड़ने के काम में आते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा लाइगेजेस में और लाइगेजेस में, ठीक है। तो जो लाइगेजेस हैं वो जोड़ने, देखो लाइगेजेस में G है तो G का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप का मतलब होता है जोड़ना। तो जो हमारा लाइगेजेस है वो हमारा जोड़ने के काम में आता है, और जो हमारा लाइगेजेस है वो क्या होता है, हमारा तोड़ने के काम में आता है। तो फिर आप सुन लीजिए कि लाइगेजेस क्या होते हैं, दीज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन केमिकल ग्रुप। ये अलग अलग केमिकल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस विधि के द्वारा, बाई कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के द्वारा। और जो एनर्जी प्राप्त होती है या जो एनर्जी लगती है इस बॉन्ड को बनाने में, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है ATP से। अब ध्यान से सुनिए, दीज एंजाइम आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ CS बॉन्ड, CN बॉन्ड और CC बॉन्ड फॉर्मेशन में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो देख लीजिए, सक्सेनिक थियोकाइनेस जो एंजाइम है वो इस्तेमाल होता है कहाँ पे, जो थियो जहाँ पे आ जाएगा, थियो का मतलब होगा सल्फ़र, और काइनेज मतलब जहाँ पे होगा वहाँ का मतलब होगा फास्फेट। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और सल्फ़र के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ पे जो एंजाइम लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सक्सेनिक थियोकाइनेस। दूसरा आप देख लीजिए क्या है, आपका है ये ग्लूटामिन सिंथेटेस। तो जहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका ग्लूटामिन सिंथेटेस एंजाइम का उपयोग होता है। और नीचे देख लीजिए एस्टिल कोएंजाइम ए, एस्टिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, वो कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। स्क्रीनशॉट जब आप देख लेंगे तो आप इसका क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। ये भी जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट देख लीजिए और आप इसको क्या कीजिए, ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। इसको जब नोट्स बना लेंगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो आप इसका जो है कि नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा ताकि आपको क्या हो, पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
और जो भी क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपको फंस रहा हो और मैं किसी कारणवश मेरे ध्यान में नहीं हो और मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वो क्वेश्चन जो आपको पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे यूट्यूब पे बता सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई अगर समस्या आए तो धन्यवाद।